चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत एक ऐसे सीन से करते हैं जो स्टार्टअप और बिजनेस की दुनिया में ना बहुत आम है। एक इंसान है जो पिछले 2 साल से अपने कमरे में बंद है। हाँ, वही परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में है ना। एग्जैक्टली उसने अपनी सारी जमा पूंजी और अपना सारा वक्त एक ऐसा नया ऐप बनाने में लगा दिया है जो उसके दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट है। दुनिया भर के फीचर्स हैं उसमें और वो उसे किसी इंजीनियरिंग के मास्टरपीस की तरह देख रहा होता है। बिल्कुल। फिर आता है लॉन्च का दिन। बड़ी उम्मीदों के साथ वेबसाइट लाइव की जाती है, मार्केटिंग चलाई जाती है और नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल सन्नाटा। ओहो। मार्केट से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। रिजल्ट बिल्कुल जीरो। सुनने में ये किसी सैड मूवी का सीन लगता है, पर आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। 30% से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग सालों ऐसी चीज बनाने में लगा देते हैं जिसकी मार्केट में दरअसल किसी को जरूरत ही नहीं होती। सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, मतलब ये हजारों टूटे हुए सपनों और फाइनेंशियल बर्बादी को दिखाता है। हाँ, बहुत दुख की बात है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिजनेसेस इसलिए नहीं डूबते कि फाउंडर्स में मेहनत की कमी थी। ये इसलिए डूबते हैं क्योंकि पहले दिन से उनकी दिशा और स्ट्रैटेजी पूरी तरह गलत थी। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य मकसद है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं वो ANQ खताना की एक बेहद ज़रूरी गाइड है, द MVP स्ट्रैटेजी, स्केलिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक मिनिमम यानी सबसे छोटे आइडिया को टेस्ट करके एक मैक्सिमम बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये तो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। हाँ, और खासकर उनके लिए जो किसी नई फील्ड को जल्दी और गहराई से समझना चाहते हैं, वो भी बिना इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दबे। तो जब 30% बिजनेस सिर्फ इसलिए डूब रहे हैं क्योंकि लोग ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सवाल ये उठता है कि इस मैसिव फेलियर को रोका कैसे जाए। वहीं पर MVP का कॉन्सेप्ट आता है। राइट। अगर परफेक्शन के पीछे भागना एक जाल है तो शुरुआत कहाँ से करें? इसे एक बेसिक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नई थीम का रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया है। ओके। अब पहला रास्ता ये है कि मैं सीधा बैंक से एक बड़ा लोन लूं, एक आलीशान बिल्डिंग बनवाऊं, महंगे मार्बल लगवाऊं और 50 लोगों का स्टाफ हायर कर लूं। जो कि बहुत लोग करते भी हैं। हाँ, और 6 महीने बाद मुझे पता चले कि उस इलाके के लोगों को वो नया और फैंसी खाना पसंद ही नहीं आ रहा। ये तो सीधा डिजास्टर हो गया। एकदम डिजास्टर। दूसरा रास्ता ये है कि एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाया जाए या अपने घर के किचन से ही आसपास के इलाके में डिलीवरी टेस्ट की जाए। और उस दूसरे रास्ते में ही MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का असली सार छुपा है। क्योंकि जब वो छोटा स्टॉल लगता है ना, तो सिर्फ खाना नहीं बिक रहा होता। तो और क्या हो रहा होता है वहाँ? वहाँ डेटा और फीडबैक इकट्ठा हो रहा होता है। उस स्टॉल से ये पता चलता है कि क्या लोग उस खास डिश के लिए वैसे पैसे देने को तैयार हैं या नहीं। ओह आई सी। और इस मेटाफर को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, तो हो सकता है कि उस स्टॉल पर जो सबसे महंगी डिश थी वो लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन उस डिश के साथ जो एक सिंपल सी स्पाइसी गार्लिक डिप फ्री में दी जा रही थी, लोग बार बार आके सिर्फ उस डिप की डिमांड करने लगे। एग्जैक्टली। तो ऐसे में स्टॉल मालिक उस फैंसी डिश को बनाना बंद करके सिर्फ उस गार्लिक डिप को बॉटल्स में पैक करके बेचना शुरू कर देगा। यही वो लर्निंग है जो 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाकर कभी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। और इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसने उस रिस्क को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। यानी पूंजी बच गई। हाँ, बड़ी पूंजी लगाने से पहले ही मार्केट का रिएक्शन मिल गया। लेकिन यहाँ फाउंडर्स अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती? क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक प्रैक्टिकल परेशानी आ रही है। अगर कोई अपने आइडिया का सबसे मिनिमम या बेसिक वर्जन लॉन्च करता है जिसमें ना अच्छी पैकेजिंग है ना एडवांस्ड फीचर्स हैं, तो क्या लोग उसे रिजेक्ट नहीं कर देंगे? ये डाउट आना बहुत लाजमी है। मेरा मतलब है, एक आम कंज्यूमर किसी ऐसी चीज पर पैसे क्यों खर्च करेगा जो देखने में आधा अधूरा या अनफिनिश्ड सा लगता हो? ये बहुत आम डाउट है और इसी गलतफहमी की वजह से फाउंडर्स वापस परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें MVP के बीच वाले शब्द पर फोकस करना होगा। वायबल पर। हाँ, वायबल। MVP का मतलब सिर्फ मिनिमम होना नहीं है, उसका वायबल होना सबसे जरूरी है। यहाँ मिनिमम का मतलब क्वालिटी खराब होना नहीं है। अच्छा, तो वायबल का मतलब क्या हुआ यहाँ? वायबल का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट भले ही फीचर्स में कम हो, लेकिन वो कस्टमर की मेन तकलीफ,
यानी उनके कोर पेन पॉइंट को पूरी तरह सॉल्व करता हो। तो अगर उस स्टॉल वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो भले ही बैठने के लिए एसी ना हो, हाँ, और खाना पेपर प्लेट में दिया जा रहा हो। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट होना चाहिए कि कस्टमर की भूख मिटे और उसे मजा आए, है ना? एग्जैक्टली। क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खताना की गाइड यहाँ एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है, जिसे फीचर फैक्ट्री बनना कहते हैं। फीचर फैक्ट्री ये क्या होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐप में चैट का फीचर डाल दें, एआई डाल दें, सोशल मीडिया शेयरिंग डाल दें, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। बिना सोचे समझे सिर्फ नए फीचर्स जोड़ते रहना एक फीचर फैक्ट्री की निशानी है। ओह, समझ गई। मतलब एमवीपी का मकसद परफेक्शन नहीं, बल्कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह मार्केट से लर्निंग हासिल करना है। सही कहा। एक साइंटिस्ट का मकसद पहले ही ट्राई में दुनिया बदल देना नहीं होता। उसका मकसद होता है अपने अंदाजे को टेस्ट करना। एक बिजनेस आइडिया को एक अंदाजे या हाइपोथेसिस की तरह देखना वाकई फाउंडर की ईगो को साइड में रख देता है। थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है ना। बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी हमेशा थ्योरी से थोड़ी चैलेंजिंग होती है, खासकर तब जब बात इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट की हो। गाइड में स्नैपडिट नाम के एक स्टार्टअप और उसके फाउंडर आयुष की केस स्टडी दी गई है। स्नैपडिट का एग्जाम्पल, ये एमवीपी एग्जीक्यूशन का एक बेहद क्लासिक केस है। वहाँ रिसोर्सेज कम थे और एम्बिशन बड़ा था, है ना? तो आयुष के दिमाग में एक ऐसी सर्विस का आइडिया था जहां लोगों को उनके घर के छोटे-मोटे कामों के लिए टेक बेस्ड सॉल्यूशन मिल सके। अब स्टैंडर्ड अप्रोच देखें तो एक फाउंडर पहले इन्वेस्टर को पिच करता, हाँ, लाखों रुपए रेस करता और एक पॉलिश्ड मोबाइल ऐप बनवाता। पर उन्होंने इसमें से कुछ नहीं किया, ना कोई ऐप बनाया और ना ही कोई कोवर्किंग स्पेस लिया। उन्होंने अपने ही घर के लिविंग रूम में आसपास की हाउस हेल्प्स को बुलाकर ट्रेन करना शुरू किया। वाओ, ये है असली ग्राउंड वर्क। और मार्केटिंग के लिए भी उन्होंने डिजिटल एड्स नहीं चलाए। वो रात के 3 बजे खुद निकलते थे और आसपास के सोसाइटीज के बाहर जाकर अपने हाथों से पोस्टर्स चिपकाते थे। रात के 3 बजे? ये सच में डेडिकेशन है। बिल्कुल। उनका मकसद सिर्फ एक था, ये देखना कि क्या लोग इस सर्विस के लिए नंबर डायल करेंगे। और जब पहली बार किसी ने पोस्टर देखकर उनका फोन डायल किया, वो आवाज उस बिजनेस के लिए पहला सॉलिड प्रूफ थी। इस कहानी की सबसे खास बात उनकी मेहनत तो है ही, पर इसके पीछे की स्ट्रैटेजी सबसे जरूरी है, जिसे हम वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं। वैलिडेटेड लर्निंग, इसे थोड़ा और समझाएंगे? आयुष ने इस मैनुअल प्रोसेस के जरिए ये साबित किया कि मार्केट में उनकी सर्विस की असली डिमांड है। अगर वो पहले ऐप बनाने में 6 महीने लगा देते तो वक्त और पैसा दोनों फ्रीज हो जाता। हाँ, पर रात में पोस्टर लगाना और लिविंग रूम में ट्रेनिंग देना स्केल तो नहीं हो सकता ना? स्केल नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन इस मैनुअल एग्जीक्यूशन ने उन्हें वेस्ट से बचा लिया। उन्होंने हवा में अंदाजा नहीं लगाया। जब उन्हें डिमांड का सॉलिड प्रूफ मिल गया, तब उनके पास टेक में इन्वेस्ट करने का एक सॉलिड डेटा था। ये पॉइंट तो बहुत बढ़िया है। लेकिन स्नैपडिट ने पोस्टर तो लगा दिए, फोन भी आ गया। स्नैपडिट के फाउंडर अकेले मैनुअल लेबर से 1-2 लोगों को सर्विस दे सकते थे, पर रात को अकेले पोस्टर लगाकर एक बड़ी कंपनी तो नहीं बनाई जा सकती। नहीं, वो तो ऑब्वियस है। तो जब एक बार एमवीपी लॉन्च हो जाए और पहला टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ने का फ्रेमवर्क क्या होता है? वहां पर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है। एरिक रीज ने कॉन्सेप्ट दिया है जिसे बिल्ड मेजर लर्न लूप कहते हैं, और ये गाइड इस पर काफी जोर देती है। बिल्ड मेजर लर्न, ये कैसे काम करता है? ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। पहला हिस्सा है बिल्ड, यानी अपने आइडिया का सबसे सिंपल वर्जन बनाना, जैसे आयुष ने मैनुअल ट्रेनिंग और पोस्टर्स के साथ किया। ठीक है। उसके बाद मेजर फेज आता होगा? एग्जैक्टली। मेजर फेज में फाउंडर को रिजल्ट्स नापने होते हैं। कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने कंप्लेन की। और फिर उस डेटा से सीखना? हाँ, वही आखिरी फेज है, लर्न। उस फीडबैक से सीखकर प्रोडक्ट को बेहतर बनाना और फिर से बिल्ड फेज में जाना। पर मैं थोड़ा चैलेंजिंग सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ। मान लीजिए किसी ने मेजर किया और पता चला कि कस्टमर फीडबैक बिल्कुल नेगेटिव है, आइडिया फेल हो रहा है, तो क्या ऐसे में बिजनेस तुरंत बंद कर देना चाहिए? अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग ऐसे में डिफेंसिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि कस्टमर्स को ही समझ नहीं आ रहा। हाँ, लोगों को ही गलत ठहराने लगते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती होती है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक नियम है जिसे पिविट और परसिवियर कहते हैं। अगर आइडिया काम नहीं कर रहा तो डरना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उस नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करके अपनी दिशा या स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए, जिसे बिजनेस की भाषा में पिविट करना कहते हैं।
पिवट का मतलब बिजनेस बंद करना नहीं है, बल्कि नया रास्ता अपनाना है। ये पिवट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद हो तो इंस्टाग्राम की शुरुआत भी दरअसल एक पिवट से ही हुई थी। हाँ, बर्बन ऐप वाला किस्सा। बिल्कुल। शुरुआत में केविन सिस्ट्रॉम ने बर्बन नाम का ऐप बनाया था, जिसमें चेक इन करने का और पॉइंट्स अर्न करने का फीचर था। लेकिन डेटा ने दिखाया कि लोग चेक इन वाले फीचर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ फोटोज शेयर कर रहे हैं। ये मेजर और लर्न फेज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर वो उस वक्त चेक इन फीचर को लेकर डिफेंसिव हो जाते तो इंस्टाग्राम कभी वजूद में नहीं आता। उन्होंने पिवट किया और सारे फालतू फीचर्स हटा दिए, सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया। सही बात है। मार्केट आपको जो बता रहा है उसे सुनो, बजाय इसके कि आप मार्केट को बताओ कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन एक बात है, केविन सिस्ट्रॉम के वक्त में ये फीडबैक लूप पूरा करने में महीनों लग जाते थे। स्नैपचैट ने भी मैन्युअल तरीके से किया। पर आज के डिजिटल और एआई के जमाने में इस स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एआई ने इसको कंप्लीटली बदल दिया है। अगर हम बिल्ड फेज की बात करें तो आज एआई टूल्स जैसे जीपीटी या जेमिनाई का इस्तेमाल करके किसी भी एमवीपी का बेसिक प्रोटोटाइप बहुत तेजी से बनाया जा सकता है। हाँ, नॉन टेक्निकल लोग भी आजकल बेसिक कोडिंग और लैंडिंग पेजेस कुछ दिनों में बना लेते हैं। लेकिन एआई का सबसे बड़ा गेम चेंजर बिल्ड फेज में नहीं, बल्कि मेजर और लर्न फेज में है। वेट, रियली? एआई मेजर और लर्न करने में एग्जैक्टली कैसे मदद करता है? डेटा तो पहले भी कलेक्ट होता था ना? डेटा कलेक्ट होता था, पर एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई है। पहले अगर 10,000 कस्टमर रिव्यूज आते थे तो टीम को पढ़ने में हफ्तों लग जाते थे। हाँ, और इंसान थक भी जाता है तो बायस आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज आप उन 10,000 रिव्यूज को एआई इंजन में डालकर सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकते हैं। एआई कुछ ही सेकंड्स में ऐसे पैटर्न्स ढूंढ लेगा जो इंसान मिस कर दे। ओह वाओ! तो एआई सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कितने रिव्यू अच्छे हैं और कितने बुरे, बल्कि वो उसके अंदर की डिटेल को कैटेगराइज करेगा। एग्जैक्टली। एआई बता सकता है कि आपके 80% नेगेटिव रिव्यूज प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि ऐप का चेकआउट पेज लोड होने में 3 सेकंड लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? इतनी डीप इनसाइट्स? हाँ, और इससे फाउंडर डायरेक्ट लर्न फेज में चला जाता है। उसे पूरा ऐप ठीक नहीं करना, सिर्फ चेकआउट पेज की स्पीड ठीक करनी है। जो लूप पहले महीनों में पूरा होता था, आज दिनों में हो जाता है। ये पूरे प्रोसेस को कितना आसान बना देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समराइज करूं तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि परफेक्ट आइडिया का इंतजार करना एक जाल है। एकदम सही। असली फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होना चाहिए, ना कि फीचर फैक्ट्री बनने पर। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए खताना की इस गाइड में एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी दिया गया है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। जो भी लोग इस वक्त हमारी चर्चा सुन रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई नया बिजनेस आइडिया है, तो क्या उस आइडिया का सबसे छोटा वर्जन अगले 24 घंटों में टेस्ट किया जा सकता है? ये एक बेहतरीन चैलेंज है। सवाल ये नहीं कि वेबसाइट कैसे बनेगी, सवाल ये है कि क्या अगले 24 घंटों में एक सिंपल गूगल फॉर्म या पोस्टर बनाकर 10 लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया जा सकता है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि आइडियाज को अप्लाई करके टेस्ट करने और उन्हें इम्प्रूव करने में है। बिल्कुल। और जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आ रहा है। बोलिए, क्या सवाल है? अगर परफेक्ट नाम की कोई चीज पहले से होती ही नहीं है और सिर्फ मार्केट तय करता है कि क्या चलेगा, तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज जैसे Amazon या गूगल भी दरअसल कभी ना खत्म होने वाले साइंस एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, जिनकी MVP टेस्टिंग आज भी चल रही है? सोचने वाली बात है। शायद यही उनकी सक्सेस का राज हो। है ना? तो चलिए, इस थॉट के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं, पर ये लर्निंग का प्रोसेस चलता रहना चाहिए।